नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का मंच आज महाराष्ट्र में है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधनों में आर पार है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार चुनावी मुद्दे और किस मुद्दे में कितनी धार है, इसी पर बात करने के लिए अब आर पार वाला पैनल आपके सामने, जहां दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों गठबंधनों का यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से नीतीश राणे जी मौजूद हैं और साथ ही महाविकास अघाड़ी की तरफ से समाजवादी पार्टी के रईस शेख साहब। जरा जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम। जय श्री राम के साथ शुरुआत, जोरदार तालियों के साथ भी जरा शुरुआत। भारत को नमस्कार। आपने नमस्कार किया और आपने जय श्री राम का नारा बुलंद किया, ठीक है। तो मेरा जो पहला मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरी गुणा भाग और गणित बिठाने की कोशिश की जा रही है, आरोप महायुति पर लग रहे हैं, मुद्दा ध्रुवीकरण का है और उसको लेकर सुर्खियों में तो आप खूब हैं। मतलब मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व हो, ये विषय हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से, 2, 2.5, 3 सालों से हम हिंदू सकल मोर्चा महाराष्ट्र में निकाल रहे हैं। जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे महाराष्ट्र में आके, जो घुसपैठियाँ जिनको कहते हैं, वो आके यहाँ इस्लामीकरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ उनका शुरू है। उसके खिलाफ हम लोगों ने हिंदू सकल मोर्चे निकाले। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड जैसे जो विषय है, जिसके वजह से 2047 तक। मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं आप? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिहादी सोच के मुसलमान, जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिनको हमारे देश को 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनके खिलाफ हमारे सबकी मुहिम है। यहाँ रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, हमारे तिरंगे को सलाम करता है, हमारे साथ वंदे मातरम बोलता है, हमारे साथ सारे के सारे हमारे त्यौहार हमारे साथ में रहता है, वो हमारा इधर का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। मगर ये जो बाकी सब जो है, जिनके बारे में आप सुनते, अभी 2-3 दिन पहले नवी मुंबई के एक सोसाइटी में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी की बात पहले आपने अच्छी तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। हमारे फडणवीस जी ने जो मुझे जो नसीहत दी है, वो कुछ गलत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नीतीश राणे को हिंदुत्व ये विषय उठाने से रोकेंगे नहीं। तो इसलिए कहना है तो पूरी स्टोरी कहनी चाहिए, पूरी उनकी बात पहले समझ लेनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, जैसे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग हमारे हिंदू रहते हैं, मगर वो क्या वहाँ भगवा राज्य बनाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ के ये जिहादी आके यहाँ पे इनको हमारे त्यौहार चलते नहीं हैं, हमारे इधर लव जिहाद के केसेस करेंगे, हमारे इधर पूरा इस्लामीकरण करते बैठेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से आक्रामक भाषा करते रहेंगे। केस हो या ना हो वो अलग बात है। आप इधर रह के अपने भारत, ये हिंदुस्तान को, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र स्वीकारिए, रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जवाब दीजिए रईस शेख साहब। जो बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री है, जिसके ये मैस्कॉट है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये काल्पनिक बातें हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि जो है जिहादी मानसिकता वगैरह, लव जिहाद के बारे में इनके मंत्री ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 1 लाख लव जिहाद के केसेस महाराष्ट्र के अंदर है, आज तक पुरावा नहीं दे सके। और आज जो ये कह रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है? आज हिंदुस्तान में हर मजहब को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ये है कि मस्जिद से निकाल के मारेंगे। अरे भाई साहब, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर होम मिनिस्टर के आरक्षण में, मतलब कहते हैं ना, संरक्षण में आप कुछ भी बोल लेते हो। हमको बना के दिखाइए होम मिनिस्टर, हम बताएंगे कि कैसे ऐसे विचार के लोगों के साथ, किसी भी धर्म के हो, उनके साथ कैसे डील करते हैं। आज आप कह रहे हो लव जिहाद, आपने कहा कि जिहादी मेंटालिटी, और कह रहे हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके, आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके।
ये लोग ये सोचते हैं कि भारत में लोगों को बांटकर हम राज करेंगे। लोकसभा में महाराष्ट्र ने दिखा दिया कहां से कहां पहुंच गए। ये बोलते रहिए, आप देखना महाराष्ट्र के अंदर शाहू फुले आंबेडकर की जो सोच है, जो प्रोग्रेसिव सोच है, आपको इस बार आपकी जगह दिखाएगी। ये बिल्कुल झूठ है। मुसलमानों को बदनाम करने की इन्होंने मोनोपोली ले ली है। अच्छा नीतीश जी, आपने अभी पाकिस्तान का यहाँ पहले पर तो उदाहरण दिया। एक मिनट, आप नहीं, आगे आपसे जाने के सवाल- पहले, आप आगे जाने के पहले, हाँ। आप अपने पास थोड़ा वक्त है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो बोल रहे हैं कि कोई भी लव जिहाद के केसेस नहीं है, ये इन जैसे सोच के वजह से ही हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब हो रही है। इनके खुद के भिवंडी, आंकड़े दीजिए, भिवंडी के कॉन्स्टिट्यूएंसी आंकड़े दीजिए। आपने देखिए, कमेटी बनाई, ऐसा है आपने ये बोले तभी मैं सरकारी बीच में कमेटी बोला क्या? बनाई। एक ठीक है, मिनट, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े इनका, आपने नहीं दिए। ये इनकी गंदी ऐसी आदत है, हाँ। जहाँ जाएंगे बीच में बोलेंगे, इसलिए इनको तकलीफ ठीक होती है, है। एक-एक आपके करके- साथ जैसे आप बोलना चाहिए वैसे ही मैं मुद्दा बोल ऐसा रहा आपने हूँ। अपना बात रखा ना, मुद्दा मैं पूछती ऐसा हूँ है, उनसे, आंकड़ों को लेकर वो खुद के सवाल कर रहे भिवंडी हैं। के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक है। गणपति के विसर्जन के वक्त हाँ। अभी इनके ईद के जुलूस निकलते हैं, इनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तभी कोई पथराव होता नहीं अब है। आप पथराव पर चले गए। तभी कोई तकलीफ लव मैं नहीं जिहाद जवाब पर होता है। देता पथराव हूँ, पर मैं चले जवाब गए। सुनिए देता ना, हूँ, सुनिए ना, मेरा मैं बात जवाब सुनिए ना। देता हूँ। नहीं, इनको थोड़ा याद दिलाता नहीं हूँ। नहीं, मैं पहले जवाब लव देता हूँ। जिहाद- वो जब गणपति का जब जुलूस भी इनके मेरा ऊपर- जुलूस सर, था। एक सेकंड, एक नहीं नहीं, सेकंड। पहली बात, हाँ। इनके उनके नहीं ऐसा होता। है वो ना, गणपति आवाज का मेरा जुलूस भी भी बढ़ मेरा सकता था, है, वो आवाज ईद मेरा का भी जुलूस भी मेरा था। देखिए बात ये है, यहाँ पर हम एक एक करके मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने आप ही दोनों को बुलाया है और बारी बारी आप ही दोनों से बात करनी है। बात यहाँ पर लव जिहाद को लेकर थी, जिस पर आपने मेरा सवाल काटा। आपने कहा पहले लव जिहाद पर जवाब देना चाहते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा पूछा। अब आप पहले उनको वो ऐसा झुठलाइए कि है, आंकड़ा वो इनको अगर हाँ, समझ में आएगा तो हाँ बताइए। लव जिहाद के आंकड़े अभी पॉस्को के जितने केसेस होते हैं, क्योंकि लव जिहाद का ऑफिशियल कायदा अपने राज्य में नहीं है। अच्छा, बहुत सारे केसेस अनरजिस्टर्ड जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो लड़कियों के फैमिलीज को धमकाते हैं। इनकी अच्छा। मतलब ये मतलब जो जिहादी लोग हैं इनके समाज के, वो लोग वो लड़कियों को धमकाते, उनको पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देते, उनकी जिंदगी खराब कर देते, और ये लोग छाती ठोक पे विधानसभा में बोलेंगे कि आंकड़े नहीं है। इसलिए आंकड़े नहीं है आप हाँ, कह रहे इसलिए हैं, आंकड़े डरा नहीं है। देते हैं, धमका देते इसलिए हैं। मुझे एक तो मिनट सर दीजिए। कहीं लोग ना कहीं ग्राउंड क्या के ये वाले आपकी एक सरकार समझ के कीजिए, लिए, एक आपकी दीजिए। सरकार एक- के लिए एक- एक- अपमानजनक बात नहीं है कि आपकी सरकार में भी ये लोग डराने धमकाने में कामयाब हो रहे हैं? आपकी नहीं, सरकार ऐसा है, सुरक्षा नहीं दे पा ये रही है लोग कोई लोगों को? कामयाब नहीं हो रहे। इनको अच्छा। वहां इनको कैसी जगह दिखाने की हम लोग सब दिखाते। हाँ। ये तो ठीक है, ये थोड़ा व्हाइट कॉलर आदमी है इसलिए तब तक ठीक है, मगर वहां पे ग्रास रूट पे जो जो इन लोग को जगह दिखा दी है ना, हम सब दिखाते। हम कुछ सहन करने वालों में से नहीं है, आप एक समझ के लीजिए। इसलिए यहाँ हम लोग के बीच में कुछ झगड़ा लगा के कुछ विषय नहीं है ये। हाँ। मगर जो फैक्ट्स है, हम ये नहीं जानबूझ के किसी के ऊपर आरोप हम लोग नहीं करना चाहते, मगर कुछ फैक्ट्स है, कुछ एविडेंसेस हमारे पास आते हैं, कुछ विक्टिम्स हमारे पास आते हैं जो खुद हमको कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक। मुझे क्या बोलना है, लव जिहाद की बात बोल रहे हैं ना, अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो उसका धर्म क्यों बदलना है, सही। मजहब क्यों बदलना है? बहुत सारे हिंदू मुस्लिम कपल रहते हैं ना साथ में, किसी को उसके बारे में तकलीफ नहीं है, मगर आप शादी के पहले खुद का नाम आशीष बुलाएंगे, शादी के बाद आप आमिर हो जाओगे, उसके बाद वो लड़की को बोलेंगे तू बाबा अपना मजहब अभी चेंज करना है, तेरे को अभी ये सब देवी देवता का फोटो निकाल देना है, फिर उसको जबरदस्ती धर्मांतर करेंगे। उसमें हमारा तकलीफ है और उसमें हम लोग आवाज उठाएंगे। ठीक है। शायद इन तक वो विषय पहुंचता नहीं आवाज रहेगा, उठाएंगे, भले ही उतना ही उसके विषय है। आंकड़े जुटा पाए या ना जुटा पाए। आंकड़ों पे क्या है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, आंकड़ों पे क्या है, जिंदगी या इनके बर्बाद साथ होने आवाज उतना काफी उठाएंगे। नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। सरकार ने एक हाँ। कमेटी का गठन किया, कलेक्टर उसके इंचार्ज है। सरकार ने कहा किसी को भी लव जिहाद के केसेस मिले तो इस कमेटी के सामने आना चाहिए। मैंने असेंबली में इनसे दावा किया और इनके ही डिपार्टमेंट से मैंने पत्र ला के दिया। एक कमेटी है, पूरे इनकी सोच के लोगों के को मेंबर बनाया गया। 1 साल हो चुका है। लव इनकी सोच मतलब जो सोच आजकल चल रही है, लव जिहाद वाली सोच। लव जिहाद वाली ठीक है। एक भी केस कैमरा ऑन है इसलिए ठीक है, मगर सोच भी बोलना ऐसा गलत बात है। अच्छा ठीक है। नहीं नीतीश जी, मैं अगर कोई गलत बात किया होगा तो कभी मेरा मंशा वो नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनी, हाँ। सरकार ने उसको एम्पावर किया, पूरे राज्य में उसकी पब्लिसिटी हुई कि आइए शिकायत कीजिए। क्या है मालूम है आपको बताओ, पर उसके इनके सामने घर आप पे कह रहे ऐसा कोई आया ही नहीं। वो कुछ, कह रहे इनके कमेटी के घर सामने कोई आया इनके घर के महिलाओं के साथ ऐसा कुछ जिस दिन करेगा ना, ये इस दिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं देते बैठे। मैं हम मैंने खुद विक्टिम्स को मिलके आते, वो बेचारी लड़की हमारी हिंदू बहन अपने खुद के माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ,
आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना आप। बिल्कुल बोलना हाँ, चाहिए। मैं उतना ही कहना इंसानियत के मैं हिसाब से इनका देखिए, साथ दूंगा। गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे लेकिन हैं आप? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है या फिर गलत को गलत सही को सही कहने की नहीं है। यहाँ सवाल नितेश राणे जी आपसे ये है कि आपका पाकिस्तान को लेकर प्रेम झलकता है कि आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी के जो सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति वो मुसलमान, उनकी सेना में आपको सब सैनिक गलत इन्फॉर्मेशन करीब मिली, ऐसा कुछ इतिहास में नहीं लिखा है। मुसलमान। एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि हाँ। शिवाजी महाराज की इधर पे मुसलमान, महाराज की सेना में मुसलमान थे कि नहीं? एक सेकंड, हिंदवी स्वराज की स्थापना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना, अभी आपको कितना ये विषय समझता है मुझे मालूम नहीं, और आप भी समझ के लीजिए हमारे स्वराज्य में मुगलों के माध्यम से हाँ। जो मंदिरें तोड़ी गई थी, जो हमारे हिंदू माता भगिनों मतलब जो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। बिल्कुल की। इन मेरा लोग सवाल तो का इन आपने लोग को सुना ही एक नहीं। प्रोपेगेंडा तैयार करना नहीं, है, मेरा सवाल आपने इसलिए नहीं उनके सुना। सैन्य में मुस्लिम मेरा थे, सवाल थे, ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। ऐसा गलत है। अच्छा, आप कोई मानते प्रूफ ही नहीं नहीं है है इस ऐसा, बात को? कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा। ठीक है। एक उनके कितने प्रोपेगेंडा सेनापति चलाया गया जिनके है, नाम मुसलमान, प्रोपेगेंडा वो चलाया गया है, मुस्लिम बाकी साधु कुछ पीर फकीर उनको सम्मान दिया करते थे, जरूर। है ना? याकूब बाबा उनको वो अपना गुरु मानते थे, मगर मुसलमान थे ना उसके साथ याकूब बाबा। धर्मांतर काफी हिंदुओं का भी उन्होंने वापस धर्मांतर वापस अपने मैं धर्म वो बात किया ही नहीं था। कर रही, हाँ? लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, ये सब प्रोपेगेंडा है मैडम, ये आप लोग को क्या है, हाँ। किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, हाँ। इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। अच्छा। इसलिए शिवाजी महाराज के इतिहास में कुछ तो ऐसी स्टोरियां डाल देंगे, ये ऐसा इसको ये तो उनका ये इतिहास था। आप लोगों ने बदल दिया। अभी मैं मतलब इतिहास- हमने तो ये नहीं पढ़ा है। है। जिस इन लोग को डिस्ट्रिक्ट से हमारे महाराज- देश में रह के हाँ। इस तरीके का इस्लामीकरण करना है। तो ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी आप लोग मैं- पढ़ा रहे थे, जबकि ऐसा था नहीं कुछ। मैं नितेश जी बता सातारा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से मराठी हूँ। मुझे मालूम है आप ठीक है। किस तरीके से बोल रहे हैं, यूनिटी के अभी खिलाफ मुझे हम लोग बोलने नहीं देंगे हैं। नितेश जी, हाँ। तो हमारे इतना ही बोलना है, आप हमारे देश में रहते हैं तो जिस तरीके से हम आपको सबका अपने देश है। त्योहार सेलिब्रेट करने का अधिकार है, वैसे हमको भी हमारा अधिकार है, उतना ही हम लोग बोल रहे हैं। आप अपने ये जब भी अधिकार हम लोग मुझे संविधान जब भी ने ईद दिया के है। वक्त कुछ भी पथराव होता नहीं है, हाँ। तब हमारे गणेश चतुर्थी हनुमान जयंती के वक्त भी कुछ पथराव नहीं होना चाहिए। आप अपने त्योहार अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिए, हम हमारे सेलिब्रेट, हमको इतना ही कहना है। देश फिर- दोनों का है ना वैसे? हाँ देश दोनों है का है ना, ना? इनको देश हम लोग भी रहने दोनों- देते इसलिए हम उनका देश हमारे ये किसी की आप मेहरबानी पे नहीं इन्होंने रहते। देश का कानून मैं रहने देता है। आपको ये तो ये हमारा हमारा हिंदू हिंदू राष्ट्र है, ये हम सबका यहाँ ज्यादा हिंदुस्तान हिंदू है, किसी रहते की हैं। मेहरबानी में मुसलमान नहीं रहता। 90% लोग मैडम यहाँ हिंदू रहते हैं, ये संविधान से हिंदू राज्य चलता राष्ट्र है। एक सेकंड, उन्हें सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आराम से ऐसा आप उनको है, बताइए ताकि वो ऐसा है, जवाब जो दें। फैक्ट है वो फैक्ट, ये हाँ। कितना भी चिल्लाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है नहीं। हाँ, यहाँ ये देश हिंदू राष्ट्र है, हाँ। 90% लोग हिंदू रहते हैं। हाँ। पाकिस्तान में लोग ज्यादा वो इस्लामिक राष्ट्र है, कुछ कैथलिक राष्ट्र भी है, मगर ये हिंदू राष्ट्र है। 90% लोग हिंदू, ये कुछ नहीं चेंज करती। यहाँ पे ये लोग जो है अल्पसंख्या है इनके जैसे, वो यहाँ रहते हैं। तो जैसे नितेश जी, आप पाकिस्तान, इसको एक मिनट, चुनाव मेरे में को- मुद्दा क्यों नहीं बनाते? मेरे कि बात हिंदू राष्ट्र, आप मेरे ये मुद्दा बात को बनाइए खत्म चुनाव करने में। दीजिए, फिर आपको आपका सवाल अगला सवाल अच्छी तरह से पूछने को मिलेगा। हाँ। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, हाँ, हाँ, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आप जरा पूछिए। या तो आप इस्लाम स्वीकारिए या तो उनको मार दिया नहीं, वो जाता तो है। इस्लामिक इनके स्टेट है साथ ना, तो बैठ हम के तो मैं इंटरव्यू कर डेमोक्रेसी रहा हूँ। हैं। वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। आप कुछ पाकिस्तान से डेमोक्रेसी भारत मगर की यहाँ तुलना हिंदू कैसे कर रहे हैं? रुमाना की जी, संख्या ज्यादा है ना। रुमाना जी, यहाँ हिंदुओं की अल्पसंख्यक संख्या अगर इस ज्यादा है देश ना। में है हाँ, लेकिन तो आप ये वो तो मानसिकता मानती है है। ना। बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, बिल्कुल है, लेकिन रुमाना सबके- जी, उसको लेकिन भी आप सबके डेमोक्रेसी के अधिकार तो नीचे डाल बराबर है देंगे। ना, सबके अधिकार तो बराबर है ना, है ना, तो संविधान वही में मैं सबके बोल रहा हूँ, अधिकार वही बराबर मैं है। बोल रहा मुझे हूँ, जवाब सबके दे अधिकार दीजिए। है ना। हाँ। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, हाँ। वैसे हमारे गणेश चतुर्थी के भी नहीं। अभी नवी मुंबई में क्या हुआ, अच्छा। 2 दिन पहले पटाखे बजाने नहीं, हाँ। वहां के जहां मुसलमान सोसाइटी में ज्यादा रहते थे वो नीचे आ गए, हाँ। उन्होंने हिंदुओं को बोला यहाँ पटाखे बजाने नहीं है। ओके। क्या बात है फिर? तो मतलब हम लोग ने तुष्टीकरण। एक आखिरी हाँ, बात, हाँ। एक तो ईद की जुलूस पे कभी पथरा हुआ आपने कभी रिपोर्ट किया है क्या? कभी नहीं। एग्जैक्ट। इनके अभी 2 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के मिरवणूक पथराव निकलते हुआ? कितने बार, फिर क्या? हाँ। फिर इसको भी आप सर्वधर्म समभाव बोलेंगे? हाँ। फिर भाईचारा इसी को बोलेंगे? हाँ। आप अपना त्योहार मनाइए, हम हमारा त्योहार मनाएंगे, बस इतनी ही बात है। हाँ।
फिर तभी संविधान विधान बोलिए ना आप। ठीक है, आइए। लेकिन सर संविधान तो बोलूंगी ना कोई भी हाँ। भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता। ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस देश में तो इनकी मानसिकता है। देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। गणपति का त्योहार भी मेरा त्योहार है और ईद भी मेरा त्योहार है। ठीक है। ये जो मानसिकता है ना, ये इसका प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे चुनाव जीते जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की जनता, भिवंडी की बात ये कह रहे हैं ना, उसी भिवंडी में भाईचारा है, बसा हुआ है। उस इंसिडेंट के बाद हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठे और हमने साथ में हर मसले को हल किया। जब ये एक बार कोई अगर ये कहता है पथराव होएगा ना, देखते कितने साथ में बैठते हैं लोग। मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। बस मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये देश जो है वो संविधान से ही चलेगा और इस देश के शरिया कायदा से नहीं चलेगा, संविधान से ही चलेगा। आपके कहने से भी नहीं चलेगा। और हिंदू राष्ट्र अगर आपको बनाना है तो पहले मेजॉरिटी लाइए। हर नागरिक को बिल्कुल बराबर के अधिकार देता है। ये मेरा हिंदुस्तान है, मैं बताना चाहती हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। ध्रुवीकरण पर बात हो गई है। अब इन्होंने जहां पर बात छोड़ी, क्या असली मुद्दों से भटकाने के लिए ही भावनात्मक और ध्रुवीकरण का मुद्दा? अब आ जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी प्रतिमा, वही आप वाला इलाका जहां से आप आते हैं। 8 महीने के भीतर वो प्रतिमा जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो ढह जाती है। वो चुनावी मुद्दा मैडम नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते और वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता मैं कह रही हूं कि आपने वहां खुद विजिट किया है और अपमान, आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, आपको वहां का सिचुएशन मालूम है, आपको वहां का क्लाइमेट मालूम है, तो इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। अरे जवाब ये उसका कुछ संबंध नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो आप कहे तो मैं वापिस आपके शो पे आता हूँ, उसके ऊपर आधा घंटा वापिस चर्चा करेंगे। इनको काय के लिए आप खाली छोड़ते हैं? 200 करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। ये जवाब नहीं देंगे तो मैं दे देता हूँ। क्या करोड़ से ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो आप उसके ऊपर मेरे को सवाल मत मुझे कितने में बनी? ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। ये इलेक्शन का चुनाव का मुद्दा हो, कोई भी ये देश में या कोई भी ये नहीं चाहेगा। वहां पर आपने अभी सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने दीजिए। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस तरह से गिरे। कोई भी नहीं चाहेगा, मैं नहीं चाहूंगा, ये नहीं चाहूंगा, इस हॉल में कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी ये धरती पे नहीं चाहेगा। मगर वो सिचुएशन अलग थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे और उस तरीके की परिस्थिति, क्लाइमेट का विषय अलग था, इसके वजह से हुआ। वो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हैं ना। लेकिन विपक्ष तो इस पे भ्रष्टाचार, मैं वहां से आता हूं, भ्रष्टाचार या क्लाइमेट क्यों हुआ? देखिए, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं गलती हुई है। भ्रष्टाचार के रीजन से आज पूरे विश्व में हमारी प्रतिमा खराब हुई है। मौसम बता रहे हैं वजह। मैं बता रहा हूं ना, इनको थोड़ा, इनकी जो मदर है वो हमारे कोकण से ही आते हैं, थोड़ा मदर से बात करके यहाँ के जवाब देंगे ना, इनका जवाब बढ़ जाएगा। इनको भी नहीं पता, इनकी मदर को उनसे ज्यादा मालूम है। वो हमारे मालवण के सिंधुदुर्ग है शायद। जिस दिन मेरी मदर को ये पता चला कि जो हुआ है, उनको भी खेद हुआ और पूरे देश को खेद हुआ इस बात पे। ये चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो मौसम को नहीं आरोप दे रहे ना। वो तो भिवंडी से आते हैं मैडम, ये भिवंडी से आते हैं, हम लोग वहां से कोकण से आते हैं, हमको ज्यादा मालूम है। हम लोग मुंबई में स्टूडियो में बैठ के वहां का हवा, आप क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का सवाल किधर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, अब आप कह रहे हो कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष आक्रामक और वो विपक्ष का काम ही है ना, सीधे दुकान हमारे पे चलता है तो कैसा करेंगे ना। और मुझे ये बताइए, मुझे लगा हम पे चलता है, इतनी पाक साफ आपकी सरकार है तो वो अजीत पवार, जिनको लगातार भ्रष्टाचारी आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछे? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं लगे उसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा है या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। हम नवाब मलिक को किया है कि मदद नहीं कर रहे हम लोग। हमारे देवेंद्र जी ने आज ही आपकी सुबह शो पे कहा है, हम नवाब मलिक जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे से कुछ का कुछ संबंध नहीं है।
हमको ऐसे लोगों से कुछ लेना, भ्रष्टाचारों का विषय ही खत्म होता नहीं है। तो इसलिए आपने कुछ जो सवाल पूछा उसको कोई अर्थ ही नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। देवेंद्र फडणवीस जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, और अभी से नहीं पहले से कह रहे हैं कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस की महायुति में चली नहीं रही है? मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई नवाब मलिक को देवेंद्र टिकट मत दो। फडणवीस जी की एक कितनी मिनट, चलती एक है मिनट महायुति और सुन में, लीजिए। आपको 23 नवंबर को समझ जाएगा। एक मिनट और सुन लीजिए ना सर, बात तो पूरी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि नवाब मलिक को टिकट मत दो, अजीत दादा नवाब मलिक को टिकट दे देते हैं। वो उधर एकनाथ शिंदे को कहते हैं कि मगर हमने भी हमारा महायुति का कैंडिडेट उतारा है ना। सदा सावरकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ से उम्मीदवार रहेंगे माहिम से। एकनाथ शिंदे भी नहीं मानते हैं बात। ऐसा सुन है, कौन रहा है देवेंद्र फडणवीस? देखिए अजीत दादा को जो करना है उन्होंने किया, मगर तो भी वहाँ हमारे महायुति का कैंडिडेट उतरा है पाटिल नाम का, और हम सबके सब उनको चुन के लेके आने के लिए पूरी कोशिश करें। कोई भी हमारा महायुति का कार्यकर्ता नवाब मलिक को मदद नहीं करेगा। यही हाल आप लोगों का है। कितनी सीटें मांग रहे थे? 12 से चले थे, हैं? मिली कितनी? 2। देखिए 2 तो मिली है, हाँ। लेकिन 5 पे चर्चा चल रही है। हाँ। और जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, मैं तो कहता हूं कि सारी सीटें हमारी है। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल इरादा क्लियर है, हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर लाने के लिए। सिंपल फंडा है हमारा। और इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने का काम महाराष्ट्र में पूरी तरह से हम कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आज जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि मुद्दे क्या है, आज इनको कहिए ना, मुझसे डिबेट करें कि महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए, आप किसानों की तो लव जिहाद पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, उस पर तो बात हुई ना सर। मुझे लगता है जरा कानून व्यवस्था पर भी बात होनी चाहिए कि एक पूर्व मंत्री और उनको सरेआम घूम दिया जाता है। मतलब कानून व्यवस्था के मामले पर कहाँ खड़ी हुई है आपकी सरकार? आज बाबा सिद्दीकी एक जवाब देने दीजिए ना उनको। कन्विक्शन रेट भी काफी हमारे इनसे महाविकास आघाड़ी से, तो यहाँ पे तो वसूली करते थे पुलिस के साथ बैठ के। क्या बोला? क्या रेट? सॉरी मैंने मिस। कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट, ओके। हाँ, यहाँ पे तो वसूली होता था महाविकास आघाड़ी इनके समय में वसूली करते थे ये तो लोग। फिर आपको शायद कम मालूम है। हाँ जी। वहाँ वसूली के कितने चार्ज लगे थे। उनका खुद का होम मिनिस्टर जेल जा चुका था तभी। हमारे अनिल देशमुख जो इनके थे जेल जा चुके, इसलिए इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करना ये तो बहुत बड़ा जोक है। लेकिन हाँ, बाबा भाई मेरे बड़े भाई थे। बाबा भाई किसी वजह से महायुति के साथ गए, और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। मैं बदलापुर इंसिडेंट, महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत निंदनीय है, पर एक पूर्व मंत्री, कई मर्तबा एमएलए थे वो, तो इनकी सरकार में थे। आज हम उनको जिन परिस्थितियों में वो हमने उनको खोया, एक आदमी गुजरात की जेल में बैठ के कह रहा है मैंने मारा। तो आज महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है अभी तक पता ही नहीं कि आखिरकार क्या वजह। आज हम बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर हमने बात की, ध्रुवीकरण पर हमने बात की, भ्रष्टाचार पर हमने बात की, महिला सुरक्षा पर हमने बात की, परिवारवाद का मुद्दा नीतीश राणे जी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी तक बीजेपी इधर वालों को घेरती रही है, लेकिन अब वो बीमारी आप लोगों की तरफ भी आ गई है। मतलब कहाँ कितने प्रॉब्लम क्या है? परिवारवाद का क्या विषय क्या है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। क्या बीजेपी प्रॉब्लम बेकार क्या में उठाती है परिवारवाद का मुद्दा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवारवाद का क्या? प्रधानमंत्री जी, आपके एकदम मीडिया में क्या आपके बेटे लोग और कोई आएंगे नहीं क्या कभी जर्नलिस्ट बनने का? आप इतना अच्छा जर्नलिज्म करते, आपके बेटे या बेटी को आना है तो प्रॉब्लम राहुल क्या है? गांधी नहीं आ सकते सिर्फ। हम हमारे में से कोई है तो तकलीफ है, और हम तो चुन के आते हैं। राहुल गांधी सिर्फ नहीं आ सकते। सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंद अंबानी राहुल आएगा गांधी तो कोई नहीं आ प्रॉब्लम सकते, नहीं है। प्रियंका मगर गांधी नहीं आ नारायण राणे का सकते। एक मिनट भाई रुक ना जरा। आनंद अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राणे साहब का और राज साहब का बेटा आएगा तो मिर्ची क्यों लगती है फिर? कितने सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट के बेटे अपने अच्छा जर्नलिज्म करते। हमारे मार्कव कावर जी का बेटा है चैतन्य मार्कव, अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई क्यों नहीं मिर्ची लगती तभी? ये परिवार विरोधवाद ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये राजनीति में मुद्दे होने ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से? परिवारवाद वाला मुद्दा राजनीति में नहीं होना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा कर दिया उनके व्यू परिवारवाद पे क्या है। इसके बाद मुझे लगता है देश में हमको पब्लिक चुन के देती है। मैं 2 बार चुन के, अगर हम पसंद नहीं तो चाहती देगी डेमोक्रेसी में, इनकी मत से नहीं, आप बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के नेता आते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। काय को डिफेंसिव? ये बात मैं आपकी मानता हूं। होना चाहिए? उन्होंने सुनिए तो एक अलग नजरिया पेश गंदी करें। आदत है इनकी। बताइए, प्लीज बताइए। क्या गलत क्या है? परिवार हम लोग चुन के आते हैं। अगर हम लोग को लोग पसंद नहीं है हमको, तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए ना, चुनाव में गिरा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं जबरदस्ती करें। हम लोग का क्या उद्धव ठाकरे नहीं है इधर सब हर कोई? अगर हम पसंद नहीं तो लोग गिरा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सेप्ट है तो हमको, मैं अभी 2 बार चुन के आया हूं, वापिस एक बार, तीसरी बार अगर मेरे वहां की जनता को, वोटर्स को लगेगा कि नीतीश राणे बराबर नहीं है, गिरा देगी, क्या प्रॉब्लम है?
तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आप लोग बनाते हैं मुद्दे, मगर जब भी आपके इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है तभी कोई सवाल नहीं करता। तो मतलब कभी ये हमको भी वो चेयर पे बिठाइए और सवाल पूछने को लगाइए। हमें हमारा काम करने इनकी ये दीजिए बात सर। से मैं बहुत खुश हूँ आज हाँ। कि इन्होंने मैं तो आना चाह रही थी इस पर, तो बिल्कुल मतलब बेबाकी गांधी से परिवार से लेकर लालू परिवार से लेकर यादव परिवार से लेकर जितने ये परिवार आपकी बातें सुन रहे होंगे, नीचे दक्षिण में स्टालिन परिवार से लेकर सब बहुत खुश हो रहे होंगे, है मेरे ना? ऑफिशियल पेज से मैं चलाऊंगा। जरूर चलाइएगा। आपने इतनी बड़ी बात दे दी है कि परिवारवाद से प्रॉब्लम क्या है, यही है ना लाइन? हम पब्लिक में जो चुन के आते हैं हाँ। वो जनता का राज है इधर, जनता चुनेगी, जनता को अगर सही लगेगा तो हमको रखेगी, अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता नाकारेगी। ठीक है। नीतीश भाई मुझे एक बात बताइए, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब ये केस हुआ था, है ना, आप लगातार सामने आते थे आक्रामक अंदाज में, यहां तक आप कहते थे कि साहब सबूत है, सबूतों तक की आप बात करते थे। वो समय था बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने थे, अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक इंतजार में है कि साहब सच सामने क्यों नहीं मैं आया? आपको एक बात क्या हुआ उस मामले का? ऐसा है, एसआईटी फॉर्म्ड है, हाँ। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस, ये दो अलग अलग केस है। पहले तो आप ये समझ, दिशा सालियान केस कभी भी सीबीआई के पास नहीं गई थी, वो मुंबई के पुलिस के पास थी। उसमें जो एलिगेशंस है, जो प्रूफ है, हमारा एसआईटी के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारे पास जो प्रूफ है, हमारे पास जो विटनेसेस है, जो हमको लगता है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उनको बताएं, मगर वो हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि तभी के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर एलिगेशन है। हमारे हिसाब से उसमें वो मर्डर में उसका हाथ है। ये आप खुलकर कहते हैं? हाँ, अभी का मैं हमेशा खुल के ही कहता हूँ। सुशांत इसलिए सिंह तो आपने राजपूत, मेरे को इधर बुलाया। सुशांत सिंह वो तो मैं कह ही रही हूँ, बेबाकी से आप बात रखते हैं। सिर्फ सबूत नहीं देते। हमसे कुछ छुपाना नहीं है, और जो है वो फैक्ट है ना। हाँ। वो फैक्ट, मगर हाई प्रोफाइल केस है मैडम। एक आधा सेकंड मुझे एक सेकंड, जब भी ये केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, तभी उद्धव जी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 72 डेज के बाद सीबीआई को इधर एंटर होने दिया महाराष्ट्र में। 72 डेज के सुशांत अंदर, वाले मामले में, हाँ, दोनों विषय में, तब तक उन्होंने सारे के सारे सबूत साफ कर दिए थे। एक और आरोप आप लगा रहे हैं कि 80%, उन्होंने सबूत साफ कर दिए। 80%। कोई हमारे पास फोटोग्राफ भी है, हमारे पास वीडियोस भी है, हम तक अभी तक हमारे पास जो सबूत है उसको साफ नहीं कर पाए, मगर काफी कुछ सीसीटीवी फुटेज हो, वहाँ के वो वॉचमैन हो, वहाँ के जो विजिटर्स बुक के पेजेस हो, वहाँ के डॉक्टर हो जिन्होंने उनके पोस्टमार्टम किया है। आज भी दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी पुलिस के पास आ चुका है। वो जो कुछ भी मालूम करना है उनको मालूम हो गया है, मगर ये सारा चीज़ तभी उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया था। इसके वजह से वक्त लग रहा है, पर मैं आपको कहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या दिशा सालियान के फैंस हो, इंसाफ जरूर होगा और जिन्होंने उनका मर्डर किया है वो जरूर जेल में जाएंगे। तो क्या इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाने वाले हैं क्या? क्यों बनाना चाहिए? ये चुनावी मुद्दा हम लोगों ने कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं किया था मेरे को, वो आप लोग की तरफ से वो गलतफहमी मतलब बताई जा रही थी। हाँ। हमें हमेशा बोले थे जो ये लड़के लड़कियां हमारे महाराष्ट्र में अब स्टार बनने आते, उनके साथ ये कुछ गलत हुई तो उसके ऊपर हम लोग आवाज उठा रहे थे। ठीक है, बस चलते चलते मुझे बता दीजिए एक निर्णायक मुद्दा जिस पर इस बार आर पार रहने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व। हाँ? हिंदुत्व आपकी नजर में? संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और किस मुद्दे पर किस गठबंधन को है पूरी आस, किसको वो प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं, आपने सुना खास मेहमानों से। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, कुछ और खास मेहमान इस मंच पर होंगे हमारे साथ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।